अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फास्फोरस और इसके कंपाउंड्स। फास्फोरस के कंपाउंड्स को बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम फास्फोरस का बेसिकली हम इसकी अकरेंस, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह और इसके बाद हम इसकी जो एलोट्रोपिक फॉर्म है उनको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फास्फोरस का मतलब क्या है। तो फास्फोरस जो है उसका मतलब यानी इसका मीनिंग जो है वो है लाइट बेयरिंग। लाइट बेयरिंग मतलब रोशनी को रिफ्लेक्ट करने वाला। ये भी एक नॉन मेटल ही है, लेकिन ये फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती नाइट्रोजन की तरह। ये फ्री स्टेट में ना होने की वजह से इसके अलावा इसके कुछ रॉक्स हैं, कुछ चट्टाने हैं जहाँ से ये फास्फेट की फॉर्म में हमें मिलता है। इसमें कैल्शियम फास्फेट बेसिकली अगर हम देखें तो ये रॉक की फॉर्म में मिलता है, और इसकी जो मिनरल्स हैं, इसकी रॉक्स हैं, जो इसकी ओर वगैरह हैं, वो हमारे पास ये है। एक तो ये है इम्प्योर और साथ में एपेटाइट। इसकी दो आपके पास हैं वो और यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें से फास्फोरस है हम जो है वो ले सकते हैं। सेकेंडली इसके बाद हम बात करें तो ये प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज का एक बुनियादी अहम जुज है फास्फोरस। फास्फोरस जो है वो एसेंशियल पार्ट है उनकी जो ग्रोथ का, नॉर्मल ग्रोथ के लिए। हमें पता है कि हमें फास्फोरस, फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्टिलाइजर में हमारे पास तीन तरह की बेसिक फर्टिलाइजर होती हैं। एक होती है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, एक होती है बेटा फास्फेट फर्टिलाइजर्स, और एक होती है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, फास्फेट फर्टिलाइजर्स और पोटाश फर्टिलाइजर भी होती है हमारे पास। लेकिन नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर के अलावा अगर हम देखते हैं तो फास्फोरस फर्टिलाइजर भी होती है। तो फास्फोरस फर्टिलाइजर में फास्फोरस की जो क्वांटिटी होती है वो लार्ज अमाउंट में होती है, यानी कि हमें प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हमें जो है वो जरूरी चाहिए होता है फास्फोरस भी। अगर हम बात करें इसके बाद अकरेंस जो है वो ज्यादातर जो है ये आपके पास फास्फोरस ये हमें सीड्स में मिलता है। सीड्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रखता है इस सीड्स में। इसके अलावा यॉक, अंडे की जो जर्दी है, जो यॉक है, उसमें भी ज्यादा मकदार में ये पाया जाता है फास्फोरस। इसके अलावा ये नर्व्स में पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है, और साथ में जो बोन मैरो होता है उसमें लार्ज क्वांटिटी में मौजूद होता है। इसके अलावा ये लेसिथिन में बहुत ज्यादा मकदार में ये मौजूद होता है। अब लेसिथिन क्या होता है? लेसिथिन आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जो हैं उनको अच्छी तरह से पता होना चाहिए और पता होगा भी कि लेसिथिन जो है वो दो तरह की होती है, एक गुड लेसिथिन और एक बैड लेसिथिन। यानी एक गुड भी हो सकती है एंड बैड भी हो सकती है। अब गुड और बैड, गुड अगर तो आपके पास है एक नॉर्मल लिमिट तक है कोई चीज तो वो तो गुड होगी, आपके लिए अच्छी होगी। लेकिन अगर एक लिमिट को क्रॉस कर जाती है, अब एक चीज को, एक अच्छी भी चीज है, उसको आप लार्ज अमाउंट में यूज कर लेते हैं तो वो आपके लिए बैड भी साबित हो सकती है। लेसिथिन का अगर फार्मूला देखा जाए तो लेसिथिन का फार्मूला कुछ इस तरह से होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर फार्मूला इसका होता है। और ये कहाँ पाई जाती है? बेसिकली ये वेजिटेबल्स के अंदर पाई जाती है, और ऐसी वेजिटेबल्स जो फलीदार होती हैं जैसे कि मटर वगैरह है, ठीक है। तो ये इस तरह की फैट्स होता है, ये जो लेसिथिन होती है, अगर हम देखें इसको डिफाइन करना चाहें लेसिथिन को, तो ये अ काइंड ऑफ हेल्थी फैट दैट फाउंड इन सम फूड्स। यानी हेल्थी फैट की एक टाइप है जो कि कुछ खानों में, कुछ फूड्स में, कुछ सब्जियों में हमें मिलती है। एक और तरह से हम देखते हैं अ कंपोनेंट ऑफ सम वेजिटेबल्स दैट मे टॉक्सिक इन लार्ज एक्सटेंट। अगर आप इसको लार्ज एक्सटेंट में यूज करते हैं तो आपके लिए ये नुकसानदेह हो सकती है, ठीक है बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं जो कैल्शियम फास्फेट में ये जो है बहुत ज्यादा पाई जाती है और वो बोन्स में होता है, ठीक है। बोन ऐश की बात करें, बोन ऐश यानी अगर रॉक की बात करें उसकी बोन्स को, तो वहां पर आपके पास 80% कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है जो कि एक फास्फोरस का अहम सोर्स है, ठीक है। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं एलोट्रोप्स की। तो एलोट्रोप्स इसके आपके पास 6 एलोट्रोप्स होते हैं वैसे फास्फोरस के। इनमें से अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 फास्फोरस के जो एलोट्रोप्स हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। एक आपके पास जो है वो सबसे पहले व्हाइट फास्फोरस होता है, एक आपके पास जो है वो रेड फास्फोरस होता है, और एक आपके पास जो है वो ब्लैक फास्फोरस होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं व्हाइट फास्फोरस की, तो ये बहुत ज्यादा
रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा पॉइजनस, एक वोलेटाइल कंपाउंड होता है येलो कलर का वैक्सी, ठीक है। एक विस्कस येलो कलर का, एक आपके पास एक बहुत ज्यादा पॉइजनस यानी जहरीला भी होता है, टॉक्सिक भी होता है। टॉक्सिक मतलब रिएक्टिव भी होता है, पॉइजनस होता है, वोलेटाइल वैक्सीन येलोइश कंपाउंड होता है, व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है ये, ठीक है बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं ये बहुत ज्यादा जो है वो ये सोलेबल इनऑर्गेनिक होता है। बेसिकली इनऑर्गेनिक होने की वजह से ये पानी में सोलेबल नहीं होता और ये बेंजीन वगैरह में बहुत आसानी से सोलेबल हो जाता है। और ये बेंजीन के अलावा किसमें, कार्बन डाइसल्फाइड में भी ये सोलेबल हो जाता है, ठीक है। कार्बन डाइसल्फाइड में और बेंजीन में सोलेबल होता है और इसकी जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। फोर यानी कि इसके एटम्स हैं वो कंबाइन हो गए, व्हाइट फास्फोरस जो है वो बनता है। और अगर इसको हम बॉइल करें 280 डिग्री सेल्सियस पर तो ये वेपर्स फॉर्म में तो चला जाता है, लेकिन डिसोसिएट नहीं होता इस अपने, यानी रहता P4 ही है। लेकिन अगर हम अबव 700 डिग्री सेल्सियस इसको अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने से 700 डिग्री सेल्सियस से अबव अगर हीट करें तो ये डिसोसिएट हो जाता है P4 से P2 में, ठीक है। P2 में जब ये डिसोसिएट हो जाता है तो ये मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं P2 मॉलिक्यूल, तो इसकी शेप थोड़ी सी इस तरह से हो जाती है, ठीक है। बेसिकली पहले भी इसकी शेप ऐसे ही होती है। अगर हम P4 की बात करें, P4 कौन सा, व्हाइट वाला P4। अगर हम रेड फास्फोरस की बात करें बेटा, तो रेड फास्फोरस जो है ये थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू व्हाइट फास्फोरस, और ये रिएक्टिव कम होता है, ये पॉइजनस भी कम होता है, वोलेटाइल भी कम होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता है उसकी निस्बत। और इसको भी जब हम व्हाइट फास्फोरस को जब हीट करते हैं, इसको हीट करने से अगर तो हम हीट कर रहे हैं व्हाइट फास्फोरस को इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन या फिर सल्फर या फिर आयोडीन की एज अ कैटलिस्ट के तौर पर अगर हम वहां पर मौजूद हों और साथ में वैक्यूम हो यानी कि एयर रिमूव हो कर दी जाए, एयर भी ना हो और आपके पास जो कैटलिस्ट के तौर पर आयोडीन यूज करें या फिर सल्फर को यूज करें, तो तब आपके पास रेड फास्फोरस जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये प्रोड्यूस किससे होता है, ये व्हाइट फास्फोरस से ही बनता है। अगर कंडीशन जो है वो कर ली जाए, यानी कि आपके पास आयोडीन यूज कर लिया जाए, सल्फर यूज कर लिया जाए और कैटलिस्ट के तौर पर 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम वैक्यूम में रखते हुए इनको करें तो। और एक और बात ये है कि अगर ये जो रेड फास्फोरस है, रेड फास्फोरस मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी बना सकता है, यानी कि चेन भी बन सकती है इनकी, यानी कि एक मोनोमर से मिलकर एक पॉलीमर भी बन सकता है। और ये आपके पास इस तरह से ये रेड फास्फोरस की एक चेन भी बन सकती है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं हमारे पास जो थर्ड इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म होती है फास्फोरस की, वो होती है ब्लैक फास्फोरस, जो कि मोस्ट स्टेबल होता है एट ऑर्डिनरी कंडीशंस में। नॉर्मल ये थर्ड फॉर्म होती है, बेसिकली ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। और इसको भी रेड फास्फोरस को भी जब हम हीट करते हैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर और फिक्स कंडीशन वगैरह करके, तो फिर आपके पास ब्लैक फास्फोरस बन जाता है। तो जी बेटा आज का हमारा टॉपिक यही था कि कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस यानी उसके एलोट्रोप्स, उसका इंट्रोडक्शन। जी बेटा थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।